एवरीवन, दिस इज भारती। वेलकम टू ड्रीम मैथ्स। सो स्टैट्स में चैप्टर स्टार्ट कर रखा है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सुपर इजी चैप्टर है, सब में सेम काम हो रहा है, H0 H1 अल्फा, बस फॉर्मूलाज ही चेंज हो रहे हैं। आज इसका चैप्टर का 9th पार्ट करने वाले हैं। 1 to 8 पार्ट्स ऑलरेडी कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट का, आराम से जाके चैप्टर कंप्लीट करो। सारे पार्ट सीरियल ऑर्डर में देखोगे ना, चैप्टर इजी ही लगेगा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हमने टी टेस्ट स्टार्ट किया था, बिल्कुल हम स्मॉल सैंपल्स की बात कर रहे थे, टी टेस्ट उसमें पढ़ रहे थे। फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, सेकंड भी। आज थर्ड की बारी है, हम टेस्ट करेंगे हाइपोथेसिस का। कहां पे? डिफरेंस बिटवीन मीन, वो तो कल भी किया था, लेकिन आज डिपेंडेंट सैंपल्स की बात करेंगे। कल हमने इंडिपेंडेंट सैंपल्स की बात करी थी। हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे डिफरेंस ऑफ मीन के लिए, लेकिन आज डिपेंडेंट सैंपल के लिए कर रहे होंगे। अब ये डिपेंडेंट सैंपल क्या होते हैं? अरे क्वेश्चन से बहुत अच्छे से क्लियर करूंगी। नोटबुक पेन पेंसिल ले आओ, कैलकुलेटर भी मेरे साथ साथ क्वेश्चन करना। ये जो डिपेंडेंट वाला है हाइपोथेसिस टेस्टिंग अबाउट मीन, इसे पेयर्ड टी टेस्ट भी कहा जाता है। तो कई बार आपको क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन मिल जाता है जहां लिखा होता है सॉल्व यूजिंग पेयर्ड टी टेस्ट, मतलब वो इसी थर्ड टॉपिक की बात कर रहा है। बात समझ आ रही है? तो जब हाइपोथेसिस टेस्टिंग की जाती है, दैट इज अबाउट मीन डिपेंडेंट सैंपल के लिए। ये लाइन ध्यान से सुनो, बोल के देखो। हाइपोथेसिस टेस्टिंग अबाउट मीन किसके लिए? दैट इज डिपेंडेंट सैंपल के लिए। इसे पेयर्ड टी टेस्ट कहा जाता है, जो आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत इजी है सच में, मतलब मैं कहती हूँ मेरे को हर लाइन के वैसे मन करता है कि बोलो इजी है, कुछ है ही नहीं, बस फॉर्मूला रन करने। अगर आपने एक बार फॉर्मूला शीट बना ली ना, दिस ये फॉर्मूला, और अच्छे से बैठ के रिवाइज कर ले, चैप्टर सुपर इजी है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कितनी बार इजी हो गया मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। जब से क्लास स्टार्ट हुई मैंने कितनी बार इजी बोल दिया। चलिए पहले फॉर्मूला समझ लो, बाद में काउंट करना। हाँ जी, क्या है फॉर्मूला? देखो हमने क्या करना है, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स, किसके लिए? डिपेंडेंट सैंपल्स के लिए। हम टी टेस्ट कर रहे हैं। अगर टी टेस्ट कर रहे हैं तो हम क्या निकालेंगे? टी निकालेंगे। क्वेश्चन देके कैसा पता चले कि टी टेस्ट यूज करना है? डिपेंडेंट सैंपल का क्वेश्चन है, पेयर टी टेस्ट लगाना है। क्वेश्चन पढ़ाकर अच्छे से क्लियर कर रहे होंगे। पहले फॉर्मूला देख लो पेयर टी टेस्ट के लिए, बहुत सिंपल फॉर्मूला, डी बार अपॉन एस इंटू अंडर रूट एन। बहुत सिंपल है, डी बार अपॉन एस इंटू अंडर रूट एन। कोई समीशन ही नहीं है इसमें, सिंपल सा फॉर्मूला है। ये एस क्या है? ये एस है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिफरेंस। एस क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज ऑफ डिफरेंस। लो जी, हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन किसका? ये डिफरेंस का। हम डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स कर रहे हैं ना, तो ये एस स्टैंडर्ड डेविएशन है डिफरेंस का। ध्यान से समझते जाओ, बहुत ईजी है। चलो ये तो पता लग गया, इसके लिए फॉर्मूला सीखेंगे। ये डी बार क्या है? डी बार है समीशन डी बाय एन से निकला करेगा। हम टेबल में समीशन डी निकालेंगे, डोंट वरी, बहुत इजी है। और यहाँ पे नीचे क्या आएगा? एन, जो कितना हमारा सैंपल साइज है, 10 है, 5 है, 6 है, वो हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद रूट एन हमें पता है कैसे निकालना है। अब इस एस की बारी आ गई। डी बार पता चल गया, एन पता है, अब इस एस के बारे में चीजें देखते हैं। एस निकालने के फॉर्मूलाज देखो ध्यान से, इसको रब कर दूं ना, हाँ इसको रब कर, अब तो समझ आ गया एस क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन डिफरेंस का। अब यहाँ पे एस के फॉर्मूलाज देखते हैं। ये मैंने अंडर रूट लिया, ध्यान से समझना। समीशन डी माइनस डी बार का स्क्वायर अपॉन एन माइनस 1, ये पहला फॉर्मूला है, ध्यान से समझते जाओ। यहाँ क्या आएगा? अंडर रूट समीशन डी स्क्वायर माइनस डी बार का स्क्वायर इंटू एन अपॉन एन माइनस 1। थर्ड फॉर्मूला इसका इज इक्वल्स टू अंडर रूट समीशन डी का स्क्वायर माइनस समीशन डी का होल स्क्वायर बाई एन अपॉन एन माइनस 1। ये तीन फॉर्मूलाज हैं एस के। बात समझ आई? अब ये तीनों फॉर्मूला माइंड में रखने हैं कि कोई भी एक रख सकते हैं। अभी तक जो हम लास्ट क्लास में सीख रहे थे कि एक्स बार पे डिपेंड करता था कि एस का कौन सा फॉर्मूला निकालना है। वहां पे एस क्या होता था? मॉडिफाइड फॉर्म होती थी स्टैंडर्ड डेविएशन की। मेरी बात समझ आ रही है? लास्ट क्लास में जब टी टेस्ट में हम एस निकालते थे, एस का कौन सा फॉर्मूला चूज करना है, वो एक्स बार पे मीन पे डिपेंड करता था कि मीन कैसा आ रहा है, वो वाला एस का फॉर्मूला उठा लो। वहां पर एस मॉडिफाइड फॉर्म थी स्टैंडर्ड डेविएशन की, यहाँ एस मॉडिफाइड फॉर्म नहीं है। यहाँ एस क्या था? स्टैंडर्ड डेविएशन डिफरेंस का। एस क्या था? स्टैंडर्ड डेविएशन डिफरेंस का था। आप एस का कैसे फॉर्मूला सिलेक्ट करोगे वो चीज अब मैं समझाने लगी हूं। आप सारे क्वेश्चन
एस के सिर्फ इसी फॉर्मूला से भी कर सकते हो। मैं ये वाला और ये वाला क्यों नहीं कह रही, एस का कोई भी फॉर्मूला आप अपने क्वेश्चन में चूज करो, आंसर सेम आने वाला है, वहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ये चूज करूं कि ये चूज करूं, नहीं। जब स्टैंडर्ड डेविएशन का डिफरेंस का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, आप एस का कोई भी फॉर्मूला चूज कर सकते हो, मीन पे डिपेंड नहीं करता जैसे लास्ट क्लास में करा था, ऐसा कुछ नहीं है, आप एस का कोई भी फॉर्मूला चूज कर सकते हो। लेकिन जो ये सेकेंड वाला फॉर्मूला है, इससे कैलकुलेशन सबसे ईजी होती है, कम टाइम में क्वेश्चन हो जाता है, तो हम सारे क्वेश्चन इस वाले फॉर्मूला से कर रहे होंगे। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में तीनों फॉर्मूला से एस निकाल के दिखाया है ताकि आपको क्लैरिटी हो काम कैसे करना है, लेकिन आप सिर्फ एक फॉर्मूला भी माइंड में रख सकते हो, ये वाला, इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मैंने बाकी दो के भी इसलिए करवाए हैं, जिसकी बुक में अगर ये इससे किया हुआ है, इससे किया हुआ, तो उसको बड़ी प्रॉब्लम होती है, ऐसे क्यों नहीं किया, तो तीनों फॉर्मूला से सेम आंसर आएंगे, बट अगर आप ये वाला फॉर्मूला ऑप्ट करते हो, कैलकुलेशन इजी रहेंगी, काम जल्दी होगा। बस आज की इतनी से ही फॉर्मूला है, यहाँ पे डी बार बाय एस इंटू रूट है, डी बार इस फॉर्मूला से निकल रहा होगा, एस हम इस फॉर्मूला से निकाल रहे होंगे, एन हमारे पास है, हमारे पास टी आ जाएगा। अगर ये फॉर्मूलाज आते हैं हम इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे। करें स्टार्ट फिर क्वेश्चन, जल्दी से देखो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर्मूलाज नोट कर लिए, फॉर्मूलाज लिखा करो तभी माइंड में बैठेंगे, पढ़कर ये फॉर्मूला कभी लर्न नहीं होंगे, लिखने ही पड़ेंगे, सच में ऐसे ही लर्न किए जाते हैं, हम भी ऐसे ही लर्न करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। 10 students of MCOM were given a test in the business stats। business stats का टेस्ट दिया, कितने स्टूडेंट्स ने, 10 स्टूडेंट्स ने। यहीं पर ध्यान चला जाना चाहिए, एन कितना है, 10 है, 30 से कम है, मतलब स्मॉल सैंपल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, स्मॉल सैंपल की, मतलब ये लार्ज सैंपल वाले पोर्शन से क्वेश्चन नहीं आया, स्मॉल सैंपल के पोर्शन से क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। दे वर इम्पार्टेड अ मंथ स्पेशल कोचिंग एंड अ सेकेंड टेस्ट वॉज कंडक्टेड। पहले एक टेस्ट हुआ, फिर उनको कोचिंग दी गई, फिर दूसरा टेस्ट हुआ, ठीक है। द रिजल्ट वर एज फॉलोज, रिजल्ट ऐसे आए। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, ये मार्क्स इन फर्स्ट टेस्ट है स्टूडेंट्स के, उन्हीं स्टूडेंट्स के सेकंड टेस्ट में ये मार्क्स लिखे गए हैं। जैसे मान लो इसका नेम ए था, तो ए के फर्स्ट टेस्ट में इतने थे, कोचिंग ली, फिर सेकंड टेस्ट दिया तो उसके 32 मार्क्स आए। क्या है, डू द मार्क्स गिव एन एविडेंस दैट द स्टूडेंट्स हैव बेनिफिटेड बाय एक्स्ट्रा कोचिंग। क्या आपको मार्क्स से पता लग रहा है कि स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा कोचिंग से बेनिफिट हुआ है? इसके पहले 36 थे, 32 हो गए, कम हो गए, 40 थे, ये 42 हो गए, बढ़ गए, 38 से 30 कम हो गए, किसी के बढ़ रहे, किसी के कम हो रहे, समझ नहीं आ रहा बेनिफिट हुआ है कि नहीं कोचिंग का। तो हम यहाँ पे टेस्टिंग करके चेक करेंगे कि यहाँ कोचिंग का बेनिफिट हुआ है कि नहीं। अब ये स्मॉल सैंपल का क्वेश्चन है, ये तो क्लियर हो गया, बट यहाँ पे ये बात देखने वाली है स्मॉल सैंपल में कौन सा, अब स्मॉल सैंपल में भी कौन सा मेथड लगाए। अभी तक हमने टी टेस्ट सीखा, ठीक है, अगर आपको ये पता लग जाए ये डिपेंडेंट है तो आपको पेयर्ड टी टेस्ट ही लगाना होता है। मेरी बात ध्यान से समझो, अगर आपको पता लग जाए स्मॉल सैंपल के अंदर उसकी बात हो रही है डिपेंडेंट की, तो आप पेयर टी टेस्ट ही लगाओगे। अब ये डिपेंडेंट कैसे, ध्यान से देखना, जिन स्टूडेंट्स की यहाँ बात हो रही है उन्हीं स्टूडेंट्स की यहाँ बात हो रही है, दोनों में स्टूडेंट सेम है, इनमें लिंक है सैंपल में। अगर सैंपल में लिंक होता है तो वो डिपेंडेंट होते हैं। तो अगर स्मॉल सैंपल में डिपेंडेंट की बात हो रही हो कहीं भी, वहां पे पेयर्ड टी टेस्ट लगता है। मेरी बात समझ आ रही है? सेम स्टूडेंट्स है, यहाँ उनका कोचिंग दी गई, उन्हीं सेम स्टूडेंट्स के मार्क्स है, इन दोनों में स्टूडेंट सेम है, चाहे मार्क्स अलग लो। पहले हम अलग अलग, जैसे बल्ब उठाने होते थे, एक बैच से बल्ब उठाते थे, फिर दूसरे बैच से बल्ब उठाते थे, सेम से चीज नहीं होती थी, वो इंडिपेंडेंट थे। लेकिन वही बच्चे पहले टेस्ट में है, वही बच्चे सेकंड टेस्ट में है, बच्चे सेम है ना, ये क्या है, डिपेंडेंट सैंपल है। क्लियर होगी बात? तो मुझे ये तो पता लग गया ये क्या है, पेयर्ड टी टेस्ट इस पे लगाना है। बस एक बार ये पता लग जाए, सेम प्रोसीजर, क्या H0 फिर H1 फिर अल्फा फिर कैलकुलेशंस फिर रेंज फिर उसके बाद डिसीजन, ये तो अब आपको लर्न हो ही गया होगा। चलो फिर फटाफट से पेयर टी टेस्ट लगाना है। पहले हम क्या करते हैं, H0 लिखते हैं। H0 क्या होगा, देखो बहुत ध्यान से समझना। हो सकता है मार्क्स इंप्रूव हुए हो, ऐसे कहा ना स्टूडेंट्स हैव बेनिफिटेड, हो सकता है बेनिफिट हुए हो सकता है बेनिफिट ना हुए हो। यस बेनिफिट हुए हो, यस नो बेनिफिट ना हुए हो। बेनिफिट ना, देखो यस बेनिफिट हुए मतलब सेकंड टेस्ट में मार्क्स अच्छे हैं,
बेनिफिट हुए का मतलब क्या है कि सेकंड टेस्ट में मार्क्स अच्छे हैं, μ2 इज ग्रेटर देन μ1, और नो अच्छे नहीं है मतलब बेनिफिट नहीं हुए, इसका मतलब मार्क्स में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, पहले जैसे ही मार्क्स है। उसने पूछा क्या बेनिफिट हुए हैं, अपना साइड में लिखो, यस हो भी सकते हैं, नो भी। बेनिफिट का मतलब मार्क्स बढ़े हैं, μ2 इज ग्रेटर देन μ1, नो का मतलब मार्क्स नहीं बढ़े, मतलब μ1 इज इक्वल्स टू μ2, सेम ही मार्क्स है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक नल हाइपोथेसिस एक ऑल्टरनेटिव, इसमें से नल कौन सी होने वाली ये बताओ, नल कौन सी होगी, ये कि ये वाली, क्यों, क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन है, μ1 इज इक्वल्स टू μ2, इसका मतलब क्या है, नॉट बेनिफिटेड है ना, साथ में मीनिंग भी लिख लो ताकि हमें बाद में इजी हो, बताऊंगी क्यों इजी है। μ1 इज इक्वल्स टू μ2 ले लो कि नॉट बेनिफिटेड है, यहाँ ले लो μ2 इज ग्रेटर देन μ1 दैट इज बेनिफिटेड, कि हाँ स्टूडेंट्स बेनिफिट मिला है स्टूडेंट्स को, दैट इज किससे बेनिफिट मिला है, कोचिंग से। क्लियर है चीज, अल्फा दिया हुआ है, नहीं अल्फा हम क्या ले लेंगे 0.05, ये हमारे तीनों चीजें होगी। कैलकुलेशन रेंज अभी कर लेते हैं, ये बात समझ आई पक्का। अब कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में क्या आएगा, मैम ऐसे भी तो हो सकता है कि बेनिफिटेड है, ठीक है, बेनिफिटेड हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, बेनिफिटेड है इसका मतलब क्या है कि μ2 में ग्रेटर देन μ1 है ना, बेनिफिटेड का मतलब क्या है कि μ2 में ग्रेटर देन μ1 आया। नोट बेनिफिट में ये नहीं लिख सकते, क्या पता कोचिंग के बाद और मार्क्स कम हो गए हो, क्या पता बच्चों के मार्क्स पहले से भी कम हो गए हो, μ1 ग्रेटर देन μ2 हो गया हो, या फिर क्या बात हो सकता है कि दोनों के इक्वल हो। मेरी बात समझ आ रही है, बेनिफिटेड यस मतलब सेकंड टाइम में टेस्ट के बाद मार्क्स अच्छे ही आए हुए हैं तो μ2 इज ग्रेटर देन μ1। अगर बेनिफिटेड नहीं हुआ इसका मतलब ये भी तो सकता है सेम मार्क्स रहे हो या फिर और भी कम हो गए हो, तो μ1 में μ2 से ज्यादा है, देखो मैंने कहा ना कम हो गए हो, देखो μ2 में कम करे हुए हैं, μ2 में क्या है कम है μ1 से, हो सकता है कि बेनिफिट हुआ ही ना हो पहले से भी मार्क्स कम हो गए, तो सेकेंड जो मैंने टेस्ट लिया उसमें कम मार्क्स है फर्स्ट टेस्ट से, ये जो क्लोज वाला है वो हमारा हमेशा कम की तरफ आता है कि μ2 में μ1 से कम है, या फिर μ1 μ2 दोनों सेम ही है, कोई बेनिफिट नहीं हुआ, हो सकता है कम हो गए हो सकता है सेम रहे हो, कोई बेनिफिट नहीं हुआ, ये वाला केस भी बन सकता है। तो आप H0 H1 ये भी ले सकते हैं, आप H0 H1 कहाँ लिखूं मैं, यही लिख दूं, देखो ध्यान से, H0 H1 ये भी ले सकते हो, दैट इज H0 H1, यहाँ पे क्या लेंगे, इसमें से इक्वल, देखो इसको कंबाइन करके लिखना है तो क्या लूंगी, μ1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू μ2, और यहाँ पे क्या लूंगी, μ2 इज ग्रेटर देन μ1, इसमें से नल हाइपोथेसिस कौन सी होगी जिसमें इक्वल्स टू का साइन है, ये वाला, तो मैंने नल हाइपोथेसिस क्या ली, μ1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू μ2, ये क्या लिया, μ2 इज ग्रेटर देन μ1, ये किसका है, नॉट बेनिफिटेड का, ये किसका है नीचे वाला, बेनिफिटेड का। आप ये भी H0 H1 अल्फा ले सकते हो, आप ये भी H0 H1 अल्फा ले सकते हो। मैंने ये क्यों डिस्कस किया, जब मैं कमेंट सेक्शन में देखती हूँ आप अपने माइंड से भी एक नल हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लाते हो, जब आपके माइंड में ये चीजें चलती है, तो मैं अब साथ साथ क्लियर करती चलूंगी कि जो आप सोच रहे हो वो बात भी ठीक है और ऐसे भी आप लिख सकते हो। नोट बेनिफिट का मतलब हर स्टूडेंट का अलग अलग हो सकता है, कोई कहेगा बेनिफिट मिला ही नहीं, मेरे तो सेम मार्क्स आए हैं, वो भी बात ठीक है, ये वाला केस। कोई कहेगा बेनिफिट मिला नहीं बल्कि मेरे तो और कम हो गए, तो सेम मार्क्स भी आ सकते हैं कम भी हो सकते हैं, वो ये वाला केस हो गया। तो इसमें इक्वल टू इकट्ठा करके लिख दिया, नल में दिस, ये दोनों आप लिख सकते हो, दोनों करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, दोनों करेक्ट है। ऊपर ये देखो नल में क्या है, नॉट बेनिफिटेड, इसमें भी नल में नॉट बेनिफिटेड है, यहाँ पे H1 में क्या है बेनिफिटेड, इसमें भी H1 में बेनिफिटेड है। अगर ऐसा सेम हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी नॉट बेनिफिटेड था ऊपर, इसमें भी नॉट बेनिफिटेड है, तो कोई दिक्कत हमें नहीं है। चाहे लिखने में H0 यहाँ पे साइन अलग अलग हो रहे हैं लेकिन दोनों में ऊपर आ केस किसका रहा है, नॉन बेनिफिटेड का, तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, दोनों सेम चीज है। अब चले सब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, आप ये भी ले सकते हो ये भी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कैलकुलेशंस तो सेम होनी है, एंड में आके देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। आप ये भी लेके चल सकते हो ये भी। हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। चलो मान लो अभी के लिए मैंने क्या लिया, ये वाला मैंने ले लिया, कंसीडर कर लिया, ठीक है कि मैं ये H0 H1 ले रही हूँ, वो भी सही है, मैं अभी के लिए कंसीडर कर रही हूँ। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब हमने क्या लिखना है, फॉर्मूला, टी का फॉर्मूला d बार बाय s इंटू अंडर रूट n,
ठीक है, डी बार को देखते हैं, पहले एस निकालना शुरू करते हैं। जब एस निकालना शुरू करते हैं ना, डी बार अपने आप आ जाता है, फिर हम एस का फॉर्मूला लिखते हैं। मैंने आपको बताया एस का ज्यादा फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक फॉर्मूला से ही काम हो जाएगा। एस का फॉर्मूला क्या लिखोगे, दैट इज अंडर रूट समीशन डी स्क्वायर माइनस डी बार का स्क्वायर इनटू एन अपॉन एन माइनस 1। मैं आपके सामने बार बार फॉर्मूला लिखती हूँ कि जब मुझे लर्न हो सकते हैं तो आपको भी, कोई डर वाली बात नहीं है, मेरे साथ साथ फॉर्मूला बोला करो। समीशन डी स्क्वायर माइनस, ऐसे ना माइंड में होना चाहिए, अच्छा डी बार का स्क्वायर था इनटू एन था, लिख के देखो माइंड में, अपॉन एन माइनस 1, फॉर्मूला माइंड में बैठेंगे। तो पहले टी का फॉर्मूला लिखा, एस का फॉर्मूला लिखा, अब इसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू करेंगे। यहाँ पे क्या है, मुझे डी निकालना है, डी बार निकालना है, ये सारी चीजें हम निकालनी शुरू करेंगे। ये मुझे मार्क्स दिए हुए हैं, दैट इज x1, इसको हम क्या लिखेंगे x2। अब ध्यान से देखो, ये क्या है x1 पहले, जब कोचिंग से पहले वाले के मार्क्स, ये कोचिंग से बाद वाले के मार्क्स, ठीक है। ये रे मार्क्स एक के दूसरे, हमें क्या क्या चाहिए फॉर्मूला में, हमने फॉर्मूला लिखा है ना पहले, यही वाला फॉर्मूला लिखा है। क्या क्या चाहिए मुझे फॉर्मूला में, डी स्क्वायर का समीशन चाहिए। पहले डी स्क्वायर तो निकाल लूं, उसको ऐड करूंगी, मुझे उसका समीशन मिल जाएगा। डी स्क्वायर से पहले डी निकालना पड़ेगा। एस बताता है टेबल कैसे बनाना है, डी स्क्वायर का समीशन चाहिए, पहले डी स्क्वायर का कॉलम बनाऊं तभी समीशन मिलेगा। डी स्क्वायर से पहले डी निकालेंगे, डी कैसे निकलता है, x2 माइनस x1, दिस x2 माइनस x1 से हमारा डी निकल रहा होता है। चलिए फिर 32 माइनस 36 माइनस 4, 42 माइनस 40 दैट इज 2, ये सारे हमारे पास आंसर्स आ गए। डी स्क्वायर, इनके स्क्वायर्स, डी स्क्वायर को ऐड करो 2192, मुझे समीशन डी स्क्वायर मिल गया 2192। बताओ कोई दिक्कत, सिंपल है ना। आगे क्या चाहिए, डी बार का स्क्वायर, तो डी बार निकाल लेते हैं, समीशन डी बाई एन, ये डी वाला कॉलम था बिल्कुल, इसको ऐड करो, -4 + 2 -2, ऐसे करके ऐड करो। अगर आपको कैलकुलेटर पे करना है, प्लस वाले से स्टार्ट करो, +2 -4 -8 -12, कैलकुलेटर पे काम करना शुरू कर दो। पहला प्लस वाला उठा लो, +2, बाकी अब कैलकुलेट कर लो, +2 -4 -8 -12, आपका आंसर कितना आएगा, -64। -64 by 10 -6.4। यस, समीशन डी, सॉरी हमारा डी बार माइनस में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। पेपर में मत सोचना क्वेश्चन गलत हो रहा है, नेगेटिव आ गया, नहीं, ये आ सकता है। सारी वैल्यूज आ गई हमारे पास, डी बार एन है, हमारे पास कितनी वैल्यूज है देखो, 1 2 3 4, ये हमें बताया था 10 स्टूडेंट्स का डाटा है, तो एन हमारे पास 10 है, तो ये रही वैल्यू। अब सारी वैल्यूज यहाँ डाल दो, आंसर कैलकुलेट करो, 14.07 आ रहा है। हम इस वाले फॉर्मूला से सारे क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। क्लियर है, ये तो बता दिया मैंने। बाकी 2 फॉर्मूलाज भी करवाए हैं, जिस बच्चे को जिस लगता है कि मुझे अपनी बुक वाला ही करना है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी कई स्टूडेंट्स को होता है मेरे को अपनी बुक वाला भी समझ आना चाहिए, तो मैंने बाकी 2 भी इस क्वेश्चन में बताए हैं, लेकिन अगले क्वेश्चन से मैं इसी फॉर्मूला से एस निकाल रही होंगी। मान लो आपने ये वाला नहीं, ये वाला फॉर्मूला ऑप्ट किया, जो हमारा थर्ड वाला फॉर्मूला था, ये कौन सा फॉर्मूला है, थर्ड वाला। मान लो आप इस फॉर्मूला से करना चाहते हो, सेम प्रोसीजर, समीशन डी स्क्वायर चाहिए, आप डी स्क्वायर के लिए कॉलम बनाओगे, समीशन डी चाहिए, समीशन डी के लिए कॉलम बनाओगे, सारी वैल्यूज वहां पे लिखे, इसके लिए सेम टेबल काम करेगा। अगर आप ये फॉर्मूला यूज करो, सेम टेबल काम करेगा। फॉर्मूला एस का खुद बता रहा होता है कि टेबल ऐसे बनाओ, समीशन डी स्क्वायर का कॉलम चाहिए, समीशन डी का होल स्क्वायर, डी वाला कॉलम चाहिए, तभी ऐड करके आप समीशन डी निकाल पाओगे। n-1 n सारी वैल्यूज है, ये n सिर्फ इसके नीचे है, ये ना इसके नीचे लिखा 4096 409.6। आप यहाँ देखो, यहाँ आके सेम वैल्यूज बन जाती है, सॉल्व करते करते नीचे आप सेम बन जाते हैं आपके आंसर। देखो इसमें भी आंसर कितना आ रहा है, 14.07। चाहे ये फॉर्मूला यूज करो, चाहे ये, एस के आंसर सेम आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मैंने यहाँ पे फर्स्ट वाले फॉर्मूला से भी किया है, मैं ऑप्ट करूंगी सेकंड फॉर्मूला, लेकिन तीनों फॉर्मूलाज क्लियर किए। अगर आप ये वाला फॉर्मूला ऑप्ट करते हो, d माइनस डी बार, पहले आपको डी बार निकालना पड़ेगा। आप यहाँ पे x1 x2 नोट करोगे, टेबल की जगह छोड़ दो, पहले डी बार निकालो, समीशन डी बाय एन -6.4 हो गया। आपको डी माइनस डी बार का स्क्वायर चाहिए, पहले डी माइनस डी बार तो निकालो, हर एक डी में से डी बार माइनस करना है, मतलब देखो ध्यान से, डी माइनस -6.4, ध्यान से समझना, डी बार की वैल्यू क्या है हमारे पास, डी बार की वैल्यू -6.4 है, तो डी माइनस -6.4 मतलब ये बन गया डी प्लस 6.4। आपने हर एक डी में
में 6.4 ऐड करना है। अगर आप d माइनस डी बार निकालना चाहते हो, आपने d माइनस डी बार की वैल्यू लिखी -6.4, माइनस माइनस प्लस, वो d प्लस 6.4 हो गया। मतलब आप इसमें 6.4 ऐड कर रहे होगे। -4 प्लस 6.4 2.4, प्लस 2 प्लस 6.4 8.4, ये आपके आंसर्स आएंगे। ये ट्रिकी है, ध्यान से। d माइनस डी बार, ये पहले ही माइनस में था, ये इसको प्लस बना देगा, d प्लस 6.4 हो गया। ये नेगेटिव था ना, इस माइनस ने इस माइनस के साथ मिलकर प्लस बना दिया। d माइनस डी बार का क्या चाहिए? स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया। इसका समीशन चाहिए था तो मैंने क्या ले लिया? 1782.4। आपने यहाँ लिखा, आंसर 14.07, बिल्कुल सेम आ रहा है। इसमें क्या है, माइनस ज्यादा करना पड़ता है। d माइनस डी बार -4 प्लस 6.4 2 प्लस 6.4, फिर उसका स्क्वायर्स पॉइंट लगा करना, इसलिए ये भी हम अवॉइड करते हैं। हम ज्यादातर ये फॉर्मूला यूज करते हैं, सबसे सिंपल सेकेंड फॉर्मूला है। सो हम कर रहे थे क्वेश्चन, तीनों बता दिए, एस तीनों मेथड बता दिए, हम सेकेंड ऑप्ट कर रहे होंगे। एस का आंसर 14.07 आ चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। हाँ जी, अब हमारे पास यहाँ पे देखो t की वैल्यू निकालनी है। अगर इधर मोड आएगा तो इधर भी मोड आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। अब यहाँ पे d बार का मोड -6.4 मोड में है, वो प्लस में बन जाएगा। √10 3.16 सोल्व करोगे 1.438 आ गया। जब भी t टेस्ट लगता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी पड़ती है, दैट इज n-1। हर फॉर्मूला में, सॉरी, हर मेथड में अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला है। पहले में हमने n-1 से निकाला, दूसरे में जब हमारे पास दो डाटा थे तो n1 प्लस n2 -2 से निकाला, जब दो सैंपल थे। आज हम किससे निकाल रहे हैं? n-1 से। ये रिलेटेड है, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं सैंपल। यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 से निकलेगा, 10-1 दैट इज 9। आगे देखो, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 9। t क्या है? 0.05। हमने लिखा था ना अल्फा की वैल्यू 0.05। वन टेल्ड है, टू टेल्ड, ध्यान से देखो, ये हमारा क्या है? h1 वन टेल्ड। जिसने दूसरे वाले मेथड से ये वाला ऑप्ट करना है, ये क्या है? वन टेल्ड। दोनों में वन टेल्ड है, देखो, जो सा मर्जी ऑप्ट करो, चाहे ये ऑप्ट करो चाहे ये ऑप्ट करो, दैट इज दोनों वन टेल है। ये बात का ध्यान रखो, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो। ये चीज ध्यान रखनी है कि दोनों के जो नल हाइपोथेसिस है उसका कंक्लूजन सेम होना चाहिए। अगर इसमें नल हाइपोथेसिस नॉट बेनिफिटेड वाली है तो इसमें भी नल हाइपोथेसिस नॉट बेनिफिटेड वाली होनी चाहिए, दोनों में सेम है। तो आप ये भी H0 H1 ले सकते हो, ये भी H0 H1 ले सकते हो। फिर भी कभी किसी भी पार्ट में वो कंफ्यूजन होता है ना, किसी को लेके, कोई भी चीज को लेके, कमेंट सेक्शन में डालो। अगर वैसे तो मैं रिप्लाई करूंगी, नहीं तो कोई और स्टूडेंट भी जो उस क्वेश्चन को पढ़ रहा होगा डिस्कस कर सकता है आपके साथ, कुछ नई चीजें ही आपको सीखने को मिलेंगी। तो ये हमारा क्या है? वन टेल्ड है। अगर आप वो वाला ऑप्ट करो तो भी वन टेल्ड है, जो सा मर्जी ऑप्ट कर लो, ठीक है। चलो जी, फिर वन टेल्ड के लिए बात हो रही है। हाँ जी, अब ध्यान से, अगर आपने लिया डिग्री ऑफ फ्रीडम 9, अल्फा 0.05 के लिए, वन टेल्ड के लिए वैल्यू होती है 1.833। टेबल में आप चेक कर सकते हो, टेबल आपको चेक करना आता है। अब आगे ना टेबल की पीडीएफ मैंने शेयर कर दी टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल का भी, व्हाट्सएप चैनल का भी, तो वहां से आप इजीली चीजें मिल सकती है आपको। जिसके बाद टी टेबल नहीं है वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ पे 1.833 आ रहा है टेबल वैल्यू, मैंने आपको सिखा दी है, तो अब हम सिर्फ डायरेक्टली यहाँ लिखेंगे। आप देखो कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है? 1.438। मेरे पास ये वैल्यू क्या है? 1.833। तो जो मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो मेरी टेबल वैल्यू से क्या है? लेस है। इसका मतलब क्या हुआ? नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी। जब कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से लेस होती है, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है। नल हाइपोथेसिस था क्या? कि हमें कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा। नल हाइपोथेसिस क्या ली थी? नॉट बेनिफिटेड। नल हाइपोथेसिस क्या ली थी? नॉट बेनिफिटेड। तो चाहे आपने ये लिखा हो चाहे आपने ये लिखा हो, हमारे डिसीजन में कोई फर्क नहीं आने वाला। नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, देयरफॉर स्टूडेंट्स आर नॉट बेनिफिटेड बाय द कोचिंग। तो चाहे आप ये वाला वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू2 लो, चाहे ये लो, डिसीजन तो सेम ही रहेगा। नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, स्टूडेंट्स आर नॉट बेनिफिटेड। बताओ कोई दिक्कत है तो समझ आया? ये लो सेट नल का और अल्टरनेटिव का, चाहे ये लो, हमारा डिसीजन में कोई फर्क नहीं आने वाला, इसलिए दोनों ले सकते हैं।
क्लियर हो गई चीज, पक्का। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कई बुक्स में H0 H1 D बार्स की टर्म में भी होता है, वो भी मैं लास्ट में जब तीनों क्वेश्चन हो जाए, 3 क्वेश्चन करने हैं, लास्ट में ये चीज भी क्लियर कर रही होंगी। जरूरी नहीं है H0 H1 D बार्स की टर्म में लिखो, कईयों के बुक्स में H0 H1 ऐसे लिखा होगा, D बार इज इक्वल्स टू 0, D बार ग्रेटर देन इक्वल टू 0, D बार लेस देन इक्वल्स टू 0, इन टर्म्स में भी H0 H1 लिखे होंगे, μ1 μ2 की टर्म्स में नहीं। तो मैं ये भी एंड में समझाऊंगी जब तीनों क्वेश्चन हो जाएंगे, पर आप इसके क्वेश्चन सिंपल μ1 μ2 इससे भी कर सकते हो, कोई आपके मार्क्स नहीं कट कर सकता। आप ऐसे भी क्वेश्चन करोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी मैं एंड में एक बार डी बार वाला कंसेप्ट भी समझा दूंगी, ताकि कोई बुक की ऐसी चीज ना हो आपको समझना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। चलिए भाई सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो भाई सेकंड क्वेश्चन पे, ये रहा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। अभी समझ आया ना मैंने क्या बोला, H0 H1 बुक में ऐसे भी लिखा हुआ है, D बार इक्वल टू 0, D बार, ये सारी चीजें भी एंड में समझाऊंगी, डोंट वरी। अगर आप H0 सिंपल भी लिखोगे ना, μ1 इक्वल्स टू μ2, कोई आपके मार्क्स नहीं काट सकता, डोंट वरी। ये बात मैंने बोली, जिसको कोई दिक्कत रही हो आप समझ आ गया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ईजी। A certain medicine given to each of the 9 patients, 9 पेशेंट्स को हमें क्या दी गई, मेडिसिन दी गई। N कितना है, 9 है, मतलब स्मॉल सैंपल की बात हो रही है। रिजल्टेड इन द फॉलोइंग इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, अब 9 लोगों को हमने क्या दी, दैट इज मेडिसिन दी, उनका ब्लड प्रेशर इंक्रीज कितना हो, ये पहले को दी, जितना भी पहले था मुझे नहीं पता, अब कितना ब्लड प्रेशर है मुझे नहीं पता, इंक्रीज ये है। पहले कितना ब्लड प्रेशर था सेकंड पेशेंट का मुझे नहीं पता, अब कितना है मुझे नहीं पता, इंक्रीज इतना है। पहले कितना था ब्लड प्रेशर, अब कितना पता नहीं, ये इंक्रीज इतना है, मतलब डिफरेंस बता रहे हैं ना वो। गोली खाने के बाद इंक्रीज कितना हुआ ब्लड प्रेशर, -1, 4, -3 का मतलब है इंक्रीज नहीं हुआ, नेगेटिव में चला गया। इंक्रीज कितना हुआ, 5, 6, -4। फिर से बात, लिखना तो उसने एक वर्ड था इंक्रीज, लेकिन -4 का मतलब है जितना पहले था उससे 4 कम हो गया। उस इंक्रीज वर्ड ना हटा के लिखा इंक्रीज ही है, ये माइनस ये बता रहा है कि उसका ब्लड प्रेशर पीछे आ गया, बताने का तरीका नहीं तो उसे इंक्रीज डिक्रीज अलग अलग वर्ड लिखना पड़ता। इंक्रीज के अंदर ये डाटा दे दिया। अगर आप ध्यान से समझो, पेशेंट्स का अगर इंक्रीज दिया हुआ है, इट मीन ना वो पहले वाला बता रहा है ना बाद वाला ब्लड प्रेशर बता रहा है, उनके बीच का डिफरेंस बता रहा है, वो x2 माइनस x1 बता रहा है कि पहले कितना था और अब देखो बाद में, देखो पहले और बाद वाले का डिफरेंस बता रहा है, मतलब ये हमें d की वैल्यू दी गई है। इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर मतलब पहले और अब का डिफरेंस, x2 माइनस x1, d हमें पहले से ही दिया हुआ है। पेशेंट जो थे पहले वाले, एक पहले ब्लड प्रेशर था पेशेंट्स का, उनको दवाई दी गई, फिर उन्हीं का ब्लड प्रेशर नोट किया गया। पेशेंट्स अभी भी सेम है, पहले वाले और बाद वाले। पहले वाले पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर नोट हुआ, दवाई देके उन्हीं पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर नोट किया, कितना इंक्रीज हुआ वही यहाँ लिखा है। इसका मतलब ये डिपेंडेंट सैंपल की बात हो रही है, पेशेंट सेम है, ये नहीं पहले कुछ पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर नोट किया, दवाई दूसरे पेशेंट्स को दी, उनका नोट किया, नहीं। हम कह रहे हैं जिनका पहले नोट किया उन्हीं को दवाई दी, उन्हीं का दोबारा नोट किया, उनका डिफरेंस देख लिया, इंक्रीज देख लिया। ये डी है और डिपेंडेंट सैंपल है। सैंपल स्मॉल सैंपल की बात हो रही है, डिपेंडेंट है, इसका मतलब ये क्या है, दैट इज पेयर्ड टी टेस्ट। क्लियर है, आगे चलते हैं। Can it be concluded that the medicine will in general be accompanied by increase in blood pressure? तो हम ये कह दें कि ये दवाई ऐसी है जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता ही है। कईयों का बढ़ गया तो इसका मतलब क्या है, दवाई ऐसी है कि ब्लड प्रेशर इससे बढ़ जाता है। ये हमें टेस्ट करनी है कि इस मेडिसिन से लिटरली ब्लड प्रेशर बढ़ता है कि कुछ लोगों के साथ ऐसा हो गया। हमें सैंपल की बात कर रखी है, हम इन टोटल बात करेंगे कि ये दवाई सबके लिए ब्लड प्रेशर बढ़ाती है या नहीं। करें स्टार्ट क्वेश्चन। हमें H0 चाहिए, H1 अल्फा, और हमें क्या चाहिए, दैट इज कैलकुलेशन करेंगे, रेंज में चेक करेंगे और हम अपना डिसीजन लेंगे। हम क्या लेंगे, अपना डिसीजन। सेम प्रोसीजर पे चल रहे होंगे। पहले H0 लेते हैं, ठीक है। H0 के लिए क्या केसेस होंगे, ध्यान से। H0 हो सकता है इससे इंक्रीज होता हो, केसेस बनाते हैं। हो सकता है बीपी इस मेडिसिन से इंक्रीज होता हो सकता है नॉट इंक्रीज होता हो। बहुत ध्यान समझना, 2 केसेस है कि हो सकता है मेडिसिन से इंक्रीज होता हो सकता है मेडिसिन से इंक्रीज ना होता हो। इंक्रीज होने का मतलब कि μ2 ग्रेटर देन μ1, सेकंड में इंक्रीज हो रहा है ना मेडिसिन लेने के बाद, तो μ2 ग्रेटर देन μ1। नहीं इंक्रीज हो रहा मतलब हो सकता है सेम रहता हो।
हो सकता है सेम रहता हो। तो इससे हम H0H1 बना सकते हैं, बना लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे दैट इज H0। पहले H0 क्या लेंगे जिसमें इक्वल का साइन है कि दोनों में क्या है, सेम रहता है। H1 में क्या कहेंगे, सेम नहीं रहता, हमारा बीपी बढ़ जाता है जब मेडिसिन लेते हैं। सेकेंड टाइम बीपी बढ़ रहा है जब मेडिसिन ले रहे हैं। म्यू2 की तरफ ओपन है, इस साइन से डरना नहीं है। तो बहुत लोअर क्लासेस में हमने साइन पुट द साइन में भी आता था, ये जो बड़ा उसकी तरफ ओपन करते थे। तो सेकेंड टाइम में बीपी बढ़ रहा है, हम कह रहे हैं यस इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है मतलब म्यू2 इज ग्रेटर देन म्यू1। इसमें क्या है, नॉट, कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। और इसमें यहाँ पे लिख देते हैं नॉट इंक्रीज, कि बीपी इंक्रीज नहीं हुआ, तो हमने ये लिया है। यहाँ पे कहेंगे यस बीपी इंक्रीज हुआ है, और साथ में लिख देंगे वन टेल। आप H0H1 ऐसे ले सकते हो। ये क्या केसेस बनाए मैंने, इंक्रीज का, देखो ये क्या केसेस बनाए मैंने इंक्रीज के, दैट इज नो इंक्रीज नहीं हुआ, तो मतलब म्यू1 म्यू2 के इक्वल है, सेम ही है। यस इंक्रीज हुआ है तो म्यू2 ग्रेटर देन म्यू1 है। ऐसे H0H1 लिख सकते हो। अल्फा बताया है, नहीं, अल्फा क्या ले लो, 0.05। क्लियर है चीज। चले आगे। अब किसी बच्चे के माइंड में ये चीज भी आ सकती है, मैम इंक्रीज हुआ है, यस इंक्रीज हुआ है, नो, यस इंक्रीज हुआ है मतलब क्या है कि हाँ सेकेंड टाइम में बीपी ज्यादा आ रहा है, कि म्यू2 ग्रेटर है म्यू1 से। बड़ा कौन है, सेकेंड वाला, ये 2 की तरफ ओपन है। नहीं इंक्रीज हुआ मैम, हो सकता है सेम हुआ हो सकता है पहले से भी कम हो गया हो, कि जो, एक मिनट, हो सकता है पहले से भी कम हो गया हो। कम होने का मतलब है कि म्यू2 कम हो गया दवाई लेने से, दैट इज म्यू2 यहाँ पे लेस की तरफ, यहाँ म्यू1 ग्रेटर की तरफ। मेरी बात समझ रही है। बच्चे का माइंड ऐसे भी चल सकता है कि इंक्रीज हुआ, यस मैम 2 में ज्यादा है 1 से, नहीं इंक्रीज हुआ, हो सकता है सेम रहा हो सकता है दवाई लेके और भी कम हो गया हो, तो म्यू1 इज इक्वल्स टू म्यू2, म्यू1 ग्रेटर देन म्यू2, कि दवाई लेने से और कम हो गया, इसमें लेस वाला है। अगर मैं इसको कंबाइन करके लिखूं तो म्यू1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू2। ये 2 केस भी बन सकते हैं। मुझे लेना है नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव। मैं H0 लूं, कौन सा लूं, जिसमें इक्वल का साइन है, दैट इज म्यू1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू2। H1 क्या लूं, दूसरे वाला, ये वाला, दैट इज म्यू2 इज ग्रेटर देन म्यू1। इसका मतलब क्या है कि ये किसमें केस है, नॉट इंक्रीज वाले में। यहां लिख दो दैट इज नॉट इंक्रीज। इसमें लूं तो क्या होगा, दैट इज इंक्रीज। ये क्या है, इंक्रीज है। ये बात समझ आई। अल्फा क्या है, दैट इज 0.05। ये क्या है, 1 टेल्ड है। तो आप ये भी सेटअप कर सकते हो, ये भी सेटअप कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्यों नहीं पड़ता, इसकी भी नल हाइपोथेसिस नॉट इंक्रीज वाली है, इसकी भी नल हाइपोथेसिस नॉट इंक्रीज वाली है। मुझे लास्ट में डिसीजन ही लेना होता है। मैं म्यू1 ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू2 इन पे नहीं लड़ाई कर रही होती, मैं क्या लड़ रही होती हूँ कि इंक्रीज है या नहीं है, उसके लिए टेस्ट कर रही हूँ। लड़ने का मतलब मैं उसके लिए टेस्ट कर रही हूँ। तो अगर इसमें नल हाइपोथेसिस नॉट इंक्रीज की है, इसमें भी नल हाइपोथेसिस नॉट इंक्रीज की है, तो मैं कोई भी सेट उठा सकती हूँ। तो अगर आपके माइंड में 2 चीजें चल रही होती हैं, मेक श्योर आपने जो 2 केस सोच रहे हो उसमें नल हाइपोथेसिस का सेम रिजल्ट है। इसमें भी नॉट इंक्रीज बीपी का है, इसमें भी नॉट इंक्रीज बीपी का है। सेकंड चीज जो वो पूछना चाह रहा है वो ऑल्टरनेटिव में फिर आपने डाली हुई है। पूछना क्या चाह रहा है कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ है कि नहीं, वो आपने दूसरे केस में वो चीज डाली हुई है। कहीं आपके नल और ऑल्टरनेटिव लेने में वो केस ना छूट जाए जो एक्चुअली पूछ रहे हैं कि इंक्रीज हुई है, वो कहीं ना कहीं होना चाहिए नल या ऑल्टरनेटिव में। तो यहाँ पे वो केस हमने डाला हुआ है इंक्रीज का कि म्यू2 ग्रेटर देन म्यू1। तो दोनों के नल में सेम होना चाहिए, नल हाइपोथेसिस सेम रिजल्ट देनी चाहिए नॉट इंक्रीज का। सेकेंडली जो वो पूछ रहा है वो उसमें कवर्ड होना चाहिए। जैसे पूछा इंक्रीज हो रहा है, हमने कहा हाँ म्यू2 ग्रेटर देन म्यू1 है, म्यू2 ग्रेटर देन म्यू1, वो हमने केस लिया है कि इंक्रीज वाला। बात समझ आई कि दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो। अब हम कैलकुलेशन शुरू करते हैं। टी का फॉर्मूला लिखेंगे, क्या है फॉर्मूला, दैट इज डी बार, यहाँ एस इंटू अंडर रूट एन। एस का फॉर्मूला हमें पता है, हमने एक ही यूज करना है, कौन सा, दैट इज समीशन डी स्क्वायर माइनस डी बार का स्क्वायर इंटू एन अपॉन एन माइनस 1।
स्टार्ट करें, ये फॉर्मूला लिख दिया, मतलब मुझे डी ये सब चीजें चाहिए। अब मैं कैलकुलेशन शुरू करूंगी। लेट्स स्टार्ट विद कैलकुलेशन। हमें डी दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमें x2 माइनस x1 करना ही नहीं, पहले ही इंक्रीज दिया गया। अब मुझे पता है मुझे डी स्क्वायर चाहिए, तो मैं डी स्क्वायर कैलकुलेट करूंगी। इसका समीशन चाहिए तो मैंने ऐड कर लिया, है ना। जो हमें चाहिए तो हम उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, ये नहीं कुछ माइंड में रखना है, रट्टा लगाना नहीं, बस फॉर्मूला आना चाहिए। एन है मेरे पास, मुझे क्या चाहिए देखो ध्यान से, डी बार का स्क्वायर। मैं डी बार निकाल लेती हूँ, सेम फॉर्मूला समीशन डी बाय एन। समीशन डी 16, एन कितना है 9, 16 बाय 9 1.778। सारी वैल्यूज यहाँ डाली 4.09। मेरे एस की वैल्यू कितनी है 4.09। एस कहाँ डलेगा, टी में डलेगा। ये टी में डल गया, वैल्यू कितनी आ रहा है आंसर 1.304। यहाँ मोड होगा तो यहाँ भी मोड होगा, ये टी की वैल्यू आ गई। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं टी टेस्ट में। फॉर्मूला इज n माइनस 1। यहाँ पे क्या है मेरे पास n 9 है, 9 माइनस 1 क्या हो गया 8 हो गया। 4 न्यू इज इक्वल्स टू 8, टी 0.054 वन टेल्ड। वहां मेंशन किया था कि नहीं किया था कि ये क्या है वन टेल्ड है, इसमें भी ये क्या है वन टेल्ड है। वन टेल्ड टू टेल्ड देखना जरूरी है क्योंकि हमें टेबल में चीजें देखनी होती हैं। वन टेल्ड वैल्यू कितनी है 1.86, आप इजीली टेबल में देख सकते हो। इसकी वैल्यू 1.86 से क्या है कम है। सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी इज लेस देन द टेबल वैल्यू ऑफ टी, देयरफॉर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। हमने नल हाइपोथेसिस क्या कर ली एक्सेप्ट कर ली। नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है, कहां गया नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है नोट इंक्रीज। अगर आपने ये वाला लिया नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है नोट इंक्रीज, तो आप लिखोगे नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, देयरफॉर आप पूरी लाइन लिखोगे देयरफॉर देयर इज नो इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर ड्यू टू द मेडिसिन। मेडिसिन में कोई इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर नहीं हुआ। आप ये लिखोगे पूरी लाइन। क्लियर हुई चीजें, बहुत सिंपल है। देयर विल बी नो इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर ड्यू टू मेडिसिन। समझ आ रही है चीजें, तो आपका माइंड ऐसे भी काम करे ऐसे भी, डोंट वरी, बहुत आराम से। अच्छी बात आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो। मेरे पास एक कमेंट है कि मैम ये वाली नल हाइपोथेसिस क्यों नहीं ले सकते, तो ऐसे आपने चीजें सोचोगे तो और अच्छे से प्रैक्टिस होगी। कभी भी नल ऑल्टरनेटिव गलत नहीं हो सकते। फिर भी आपके माइंड में कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में आराम से चीजें पूछ सकते हो। मैंने बताया या तो मैं डिस्कस कर रही होंगी या कोई और स्टूडेंट की वो प्रॉब्लम हो वो आपके साथ डिस्कस करेगा। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है देखो, 10 persons आवर अपॉइंटेड इन आ, किसमें क्लरिकल पोजीशन इन एन ऑफिस। ठीक है, 10 लोगों को अपॉइंट किया गया। एन कितना है 10 है, स्मॉल सैंपल की बात हो रही है। देयर परफॉर्मेंस वर नोटेड गिविंग अ टेस्ट एंड द मार्क रिकॉर्डेड आउट ऑफ 50। उनका टेस्ट लिया गया, आउट ऑफ 50 उनके मार्क्स लिए गए। ठीक है, दे वर गिवन 6 months ट्रेनिंग, फिर उनको 6 months की ट्रेनिंग दी गई और फिर उनका दोबारा टेस्ट लिया गया, फिर उनके मार्क्स दोबारा देखे गए। ये दोबारा टेस्ट के बाद, ट्रेनिंग के बाद वाले मार्क्स, ट्रेनिंग से पहले वाले के मार्क्स। ये बिफोर ट्रेनिंग आफ्टर ट्रेनिंग, ये इंप्लॉयज है ए बी सी इंप्लॉयज के नेम। बिफोर ट्रेनिंग इतने मार्क्स थे, आफ्टर ट्रेनिंग इतने मार्क्स हैं, बिल्कुल सही। बाय अप्लाइंग द टेस्ट कैन इट बी कंक्लूडेड दैट द एम्प्लॉयज हैव बीन बेनिफिटेड बाय द ट्रेनिंग। आपको लगता है ट्रेनिंग से एम्प्लॉयज को बेनिफिट मिला है, वो आपने टेस्ट करना है। चलिए भाई टेस्ट करते हैं, ध्यान से देखना। हो सकता है देखो यहां से पहला केस बनाते हैं, टेस्ट बेनिफिट हुआ है कि नहीं, बेनिफिटेड हुए कि नहीं। सेम प्रोसीजर H0 H1 अल्फा, ठीक है, वो मैं दोबारा नहीं लिख रही, हम सेम प्रोसीजर पे काम करेंगे। H0 लिखने से पहले, H1 लिखने से पहले कुछ केसेस बनाते। मान लो बेनिफिटेड हुए हैं, यस। बेनिफिट नहीं हुए, नो। बेनिफिट हुए, यस का मतलब क्या है कि μ1 जो है वो μ2 से छोटा है। बेनिफिट का मतलब क्या है कि सेकंड टाइम मार्क्स अच्छे आए हैं, तो सेकंड में ज्यादा आए हैं। μ2 की तरफ ओपन है, μ1 की तरफ क्या है स्मॉल, बंद वाला। ठीक है, सेकंड केस क्या था कि कोई बेनिफिट नहीं हुआ, मतलब हो सकता है दोनों बारी मार्क्स सेम रहे, ट्रेनिंग से पहले ट्रेनिंग के बाद कोई फर्क नहीं पड़ा, मार्क्स हमारे सेम थे। तो यहाँ पे H0 H1 बना सकते हैं। H0 कौन सा लेंगे, ये दो केस है। H0 कौन सा ले हम, जिसमें इक्वल्स टू है, तो H0 लेंगे μ1 इज इक्वल्स टू μ2। H1 क्या लेंगे कि नहीं μ1 इज लेस देन μ2, कि सेकंड बारी में मार्क्स बढ़ गए, यहाँ पे ग्रेटर है, ये बात हो सकती है। इसका मतलब क्या है नॉट बेनिफिटेड, इसका मतलब क्या है दैट इज बेनिफिटेड। ये क्या है, ये वन टेल्ड है टू टेल्ड, दैट इज वन टेल्ड। अल्फा दिया हुआ है नहीं, तो हम क्या ले सकते हैं 0.05, ऐसे केस बना सकते हो। या फिर कोई स्टूडेंट ऐसे भी सोच सकता है दैट इज बेनिफिट हुआ कि नहीं, बेनिफिट यस हुआ है, बेनिफिट नहीं हुआ। यस
इसका मतलब हाँ मार्क्स बड़े हैं, यहाँ पे μ2 में मार्क्स ज्यादा है, सेकंड में मार्क्स ज्यादा है, ठीक है। नहीं बेनिफिट हुआ मतलब सेम हो सकता है मार्क्स, या फिर हो सकता है पहले से भी कम हो गए, मतलब μ2 में कम मार्क्स आए हैं पहले से, पहले वाले ये हैं दूसरे वाले ये हैं, टेस्ट के बाद पहले वाले से भी कम मार्क्स आए हैं, इसका मतलब नॉट बेनिफिटेड है। इनको कंबाइन करें तो क्या होगा, μ1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू μ2। आप H0 H1 ये भी बना सकते हो, इसके अकॉर्डिंग भी बना सकते हो। H0 क्या लोगे, यहाँ पे देखो H0 क्या लोगे, दैट इज μ1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू μ2, और H1 क्या लोगे, दैट इज μ1 इज लेस देन μ2। ये किसका है, नॉट बेनिफिटेड का, ये किसका है, बेनिफिटेड का। ये है क्या, वन टेल, अल्फा कितना है 0.05। आप ये सेट भी उठा सकते हो, ये सेट भी उठा सकते हो। ये चीज का ध्यान रखना, इसका भी नल हाइपोथेसिस नॉट बेनिफिटेड का है, इसका भी नल हाइपोथेसिस नॉट बेनिफिट का है, तो ये सेम चीज आप ये और ये कोई भी चीज उठा सकते हो। और सेकंड वाले में वो बेनिफिट वाला पूछ रहा है, जो वो पूछ रहा है वो सेकंड टर्म में, सेकंड H1 में अच्छे से क्लियर है, तो दोनों के नल हाइपोथेसिस सेम हो, प्लस मतलब दोनों का रिजल्ट सेम हो, इसका भी नॉट बेनिफिटेड है नल हाइपोथेसिस, इसका भी नॉट बेनिफिटेड है, चाहे लिखने में साइन अलग हो लेकिन रिजल्ट तो एक है। दूसरी चीज, जो वो बेनिफिटेड पूछ रहा है वो दूसरे में कवर है ना, हो बेनिफिटेड इसमें भी कवर है, दूसरे में H1 में भी इसमें भी कवर है, तो हमारे दोनों सेट बिल्कुल ठीक है, दोनों के नल हाइपोथेसिस के रिजल्ट सेम है, और जो वो पूछ रहा है वो इनमें कवर हो रहा है, वो बेनिफिटेड का पूछ रहा है इसमें भी कवर हो रहा है, इसमें भी कवर हो रहा है, मतलब इसके अंदर भी बेनिफिटेड के लिए कुछ है, इसके अंदर भी बेनिफिटेड के लिए कुछ है, आप कुछ भी ले सकते हो। बाकी सेम क्वेश्चन है, टी का फॉर्मूला लिखोगे, एस का फॉर्मूला लिखोगे, एस के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन शुरू करोगे। ये x1 है, ये x2 है, टी का फॉर्मूला लिख लिया, एस का लिख लिया, टेबल शुरू करेंगे, ये रहा टेबल x1 x2। अब आपको पता है यही फॉर्मूला हम यूज करते हैं, इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग काम करेंगे। देखो ये हमारे पास x1 x2, d कैसे आया x2 माइनस x1, ये d स्क्वायर, देखो हमें समीशन d स्क्वायर चाहिए होता है ना, ये रहा d स्क्वायर, आपने यहाँ वैल्यू निकाली क्या है 174, d स्क्वायर इज 174, d बार का स्क्वायर, d बार कैसे निकलता है, समीशन d बाय n, d समीशन d आप देखो कितना है 10, हमारे पास n कितना है 10, आंसर कितना आया 1, तो इसलिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। यहाँ नोट डाउन करना भूल गई, सारी कैलकुलेशन एक एक राउंड ऑफ करके रखती हूँ ताकि जब आप कैलकुलेशन करो तब आपको एक एक चीज मिले, कोई प्रॉब्लम ना आए। प्रैक्टिस करना क्वेश्चन कैलकुलेट करके, सारा कैलकुलेट करके आंसर कितना आएगा 4.268, ये अभी s आया है। मूविंग टू t, t पे मूव करते हैं, सारी वैल्यूज डालोगे, आंसर इज 0.741। अब जैसे t टेस्ट खत्म होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाली जाती है, दैट इज 9 आ रही है n-1। अब 9 के लिए 0.05 के लिए वन टेल्ड था, वहां पे वन टेल्ड के लिए वैल्यू होती है 1.833, ये क्या आ रहा है 0.741। नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, बिकॉज क्यों लिखेंगे, सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ t इज लेस देन द टेबल वैल्यू ऑफ t, देयरफॉर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। और नल हाइपोथेसिस में क्या लिया था, दैट इज नॉट बेनिफिटेड, है ना, क्या लिखा था नल हाइपोथेसिस में, क्या लिखा था नॉट बेनिफिटेड, चाहे आपने ये सेट उठाया हो, दैट इज नॉट बेनिफिटेड। नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, इट मींस द एम्प्लॉयज आर नॉट बेनिफिटेड बाय द ट्रेनिंग। कंप्लीट, समझ आया, बहुत इजी है, आराम से चीजें समझो। इसी के साथ तीनों क्वेश्चंस आज की कंप्लीट हो गए। अब मैंने आपके साथ एक डी बार वाली चीज डिस्कस करनी है, फिर क्लास एंड करते हैं, ठीक है। वो डी बार वाली क्या चीज है, ध्यान से समझना। डी बार का मतलब होता है μ2 माइनस μ1 जब हम हाइपोथेसिस सेट करने लगते हैं। क्वेश्चन में तो हम डी बार कैसे निकाल रहे थे, x2 माइनस x1 करके, सैंपल की वैल्यूज माइनस करके, लेकिन आप अपनी बुक्स में देखोगे कईयों की बुक्स में h0 जो होता है दैट इज क्या होता है, वहां लिखा होता है d बार इज इक्वल्स टू 0, h1 होगा d बार ग्रेटर देन इक्वल टू या ग्रेटर 0, ऐसी चीजें लिखी होंगी। तो ये कैसे चीजें होती है वो बतानी है, ऐसे लिखना जरूरी नहीं है, जितना मैंने बता दिया अगर आप वैसे भी करते हो कोई मार्क्स नहीं कट कर सकता। आई एम रिपीटिंग, कोई मार्क्स आपके कट नहीं होंगे, जैसे मैंने कराया वैसे भी कर सकते हो, बुक्स में वैसा भी किया होता है। लेकिन जिनकी बुक्स में डी बार की फॉर्म में होगा उनको दिक्कत आएगी कि मैम ये कैसे किया हुआ है,
हुआ है, इसलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। वैसे हमारे तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए μ1 μ2 से, लेकिन एक बार डी बार भी बता रही हूँ। चलो भाई फटाफट से समझते हैं इसको। डी बार का मतलब होता है μ2 माइनस μ1। तो अगर मैं लिखना चाहती हूँ μ1 इज इक्वल्स टू μ2, तो मैं ये भी लिख सकती हूँ डी बार इक्वल टू 0। ये एक ही चीज है, क्यों? आप इसको इक्वल टू 0 करो, μ2 माइनस μ1 इज इक्वल्स टू 0, μ2 इज इक्वल्स टू μ1, इससे सेम ही बनता है। डी बार 0 करो या μ1 इक्वल्स टू μ2 करो, एक ही बात है। तो जहां h नोट μ1 इज इक्वल्स टू μ2 लिखना हो, वहां पे बुक में आपको कई बार डी बार 0 भी मिल जाता है। तो इसका मतलब एक ही है, μ1 μ2 इक्वल हो या फिर डी बार 0। आगे और समझो मेरी बात। मान लो μ2 आप लिखना चाहते हो, सपोज आप लिखना चाहते हो μ2 इज ग्रेटर देन μ1, सपोज आप लिखना चाहते हो μ2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू μ1। ये कैसे लिखोगे? इसे डी बार की टर्म में कैसे लिखोगे? ध्यान समझो। इसको μ2 माइनस μ1 बनाने की कोशिश करो। ये μ1 इधर आ जाएगा, μ2 माइनस μ1 यहाँ 0 रह जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर आप μ2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू μ1 लिखना चाहते हो तो वो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। जो भी आपको यहाँ लिखा है, अगर आपको डी बार की टर्म में लाना है, उसको μ2 माइनस μ1 बना के देखो। ये इधर आएगा डी बार, यहाँ पे क्या आएगा? डी बार ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यही यहाँ बन रहा है। एक और एग्जांपल से समझाती हूँ, ध्यान से देखना। मान लो आपको लिखना है दैट इज μ1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू μ2। क्या लिखना है? μ1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू μ2। इसे डी बार की फॉर्म में बनाना है। ध्यान से देखो, मैं इसको व्हाइट से लिखती हूँ। मान लो आप लिखना चाहते हो μ1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू μ2 डी बार की टर्म्स में। इसको μ2 माइनस μ1 बनाने की कोशिश करो। μ2 लिखा है, ये प्लस वाला इधर आगे क्या हो जाएगा? माइनस, ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ 0 हो जाएगा। ये क्या होता है? डी बार। ये क्या आएगा? दिस। इसका मतलब क्या है? डी बार लेस देन इक्वल्स टू 0। देखो डी बार की तरफ लेस का साइन है ना, तो डी बार लेस देन इक्वल्स टू 0। तो अगर आप μ1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू μ2 लिखना चाहते हो, साइड में आप ऐसे भी लिखोगे डी बार लेस देन इक्वल टू 0, जिनकी बुक्स में मेंशन है। सिर्फ ये इसी पेयर्ड टी टेस्ट के लिए बात हो रही है डी बार की, और किसी टेस्ट के नहीं, सिर्फ पेयर्ड टी टेस्ट में आप ऐसे लिखोगे। तो अगर μ1 इक्वल्स टू μ2 है, मतलब डी बार 0 है। μ2 माइनस, आप इसकी फॉर्म बनाने की कोशिश करो μ2 माइनस μ1। ये देखो इधर आएगा, ये डी बार बन गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये μ2 माइनस μ1 बना लेना, ये μ1 उधर चला गया, है ना। ये क्या बन गया? डी बार। तो डी बार लेस देन इक्वल टू 0। ऐसे भी आपकी बुक्स में खेला जाता है, पर जरूरी नहीं है। आप सिंपल अगर इनके साथ भी लिख रहे हो, कोई मार्क्स आपके कट नहीं कर सकता, बहुत इजीली आप क्वेश्चन कर लोगे। फिर भी कोई डाउट हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, फिर भी उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको क्लियर है। अगर आपके पास ऐसे लिखा जाए, एक और चीज देखो, μ1 लेस देन इक्वल्स टू μ2, μ1 लेस देन इक्वल्स टू μ2। आप इसमें μ2, अगर इसको मुझे डी बार की फॉर्म में लिखना है, मैं μ2 माइनस μ1 बनाने की कोशिश करती हूँ। μ2 को तो छेड़ना ही नहीं, μ1 इधर ले आओ, माइनस μ1, ये एज इट इज, इसकी जगह 0, उधर चला गया ना 0। ये क्या होता है? डी बार ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब अगर आपको μ1 लेस देन इक्वल्स टू μ2 लिखना है, इसका मतलब आप लिखना चाहते हो डी बार, इसकी जगह ग्रेटर है ना, ग्रेटर ही कर रही हूँ, डी बार ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये सेम चीज ही है, डी बार की तरफ ग्रेटर होना चाहिए, डी बार की तरफ ग्रेटर ही है। यहाँ पे 0 पहले लिखा था मैंने, डी बार पहले लिख दिया। डी बार के साइड ग्रेटर का साइन था, यहाँ ग्रेटर का साइन ही है, तो इसको डी बार की फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है। यही चीजें बुक्स में होती हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। क्लियर है चीज? आई होप आपको चीजें अच्छी सी क्लियर है। हमने टी टेस्ट के 3 टॉपिक्स कर लिए हैं दिस वन। कल हम कर रहे होंगे 4th टॉपिक, और टी टेस्ट को बाय बाय कर रहे होंगे, नेक्स्ट एफ टेस्ट पे आएंगे। क्लियर है चीज? हम जितने भी टॉपिक्स कर रहे हैं, ये कब क्लासेस आएंगी, सबका अपडेट टेलीग्राम चैनल पे भी आता है, व्हाट्सएप चैनल पे भी आता है। टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इजिली जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत अच्छे से आप सारी चीजें आराम से कंटिन्यू करो। इसकी प्लेलिस्ट के नोट्स बनाते चलना, जो भी क्लासेस ले रही हूँ। चैप्टर सुपर डुपर इजी लगने वाला है, और मुझे बताना आज की क्लास में मैंने सुपर डुपर इजी या फिर इजी भी कितनी बार बोला है, कमेंट सेक्शन में जरूर लेके जाना। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज ड्रीम मैथ्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।